हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की सीरीज़। मैंने जैसे आपको लास्ट सेशन में प्रॉमिस किया कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखेंगे और जैसे मैं आपको गाइड करती जा रही हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच को कंसर्न करते जाएंगे तो आपके लिए बीआरएस काफ़ी इजी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं, जुड़ते हैं मेरे साथ, जिनके लिए बीआरएस एक फोबिया है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप को जो मैं गाइडेंस देती हूँ उसे आप उस पर आप ट्रस्ट करें, उसे फॉलो करें। बीआरएस आपके लिए डेफिनेटली इजी होगा। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन सीरीज़ चल रहा है बीआरएस का। हमने ऑलरेडी बीआरएस के बारे में बेसिक डिटेल कवर अप किया है। रेफरेंस मटेरियल हमारा एनसीईआरटी है। अगर आप कोई और जो है रेफरेंस मटेरियल को रेफ़र करें, कोई भी मटेरियल हो, देखिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हर जगह सेम रहती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वेरी नहीं करती है। सो हम जिस रेफरेंस मटेरियल को रेफ़र कर रहे हैं एनसीईआरटी को, अगर आप उसके अलावा किसी और भी मटेरियल को रेफ़र कर रहे हैं सो नॉट टू वरी, आपको सेम अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अगर कोई ऐसी लाइन है या कोई टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। सो हमने डिटेल मीनिंग, डिफिनीशंस एंड नीड को कवर अप किया था। फिर हमने कॉजेज़ को डिफरेंस कवर अप किया हुआ है, जहाँ पे हमने टाइमिंग डिफरेंस को काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। एंड डिफरेंसेस जो कि कॉज्ड बाय एरर्स हैं, इसे भी डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो हमने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, तो किस तरीके से हम रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन करने के। तो आज हम इस सेशन में हम पहला तरीका जो है अंडरस्टैंड करेंगे और हम न्यूमेरिकल्स को भी काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं विद सेपरेट सेशंस, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, the reconciliation may be done in the following two ways. The first way, preparation of bank reconciliation statement without adjusting cash book. That means you are preparing BRS without adjusting anything in the cash book. Second, preparation of bank reconciliation statement after adjusting the cash balance. So you are adjusting your cash book balance, and one is without adjusting the cash book balance, ठीक है। It may be noted that in practice the bank reconciliation statement is prepared after adjusting the cash book balance, about which you will study in this chapter. So general जो practical approach है उसमें it will be generally done after adjusting the cash book balance, ठीक है। सो हम आज फर्स्ट कवर अप करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिसे मैं एक ट्री डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। ये आप अपने डिटेल आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, अपने रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दो टर्म्स हमने जनरली यहाँ पे देखेंगे, फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है। क्या होने वाला है, पहले एक ले लैंग्वेज में समझते हैं, फिर हम वर्डिक्स को रीड करेंगे। सो फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, चाहे वो कैश बुक हो या पासबुक हो। तो पहले हम कैश बुक की लैंग्वेज में समझेंगे एंड देन पासबुक, दोनों चीज़ें। फेवरेबल बैलेंस मीन्स कि आपके पास डिपॉजिट ज़्यादा किया हुआ है और विड्रॉल कम है। आपने ज़्यादा, यानी आपके पॉकेट में 1000 रुपये हैं और आपने केवल खर्चे 500 या 600 रुपये किए और 400 रुपये बच गए। तो जब कैश बैलेंस में, आपके बैंक बैलेंस में आपके डिपॉजिट ज़्यादा है और आपके विड्रॉल कम हैं, तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सेम विद दी पासबुक, ठीक है, क्योंकि ये हमने मेंटेन किया है और ये बैंक ने मेंटेन किया है। अनफेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके विड्रॉल्स ज़्यादा हैं, विड्रॉल्स ज़्यादा है, मोर हैं, ज़्यादा विड्रॉल्स हैं। सो इस केस में हम एक टर्म यूज़ करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो आपने ज़्यादा विड्रॉ कर ली है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने विड्रॉ किया, आपके डिपॉजिट्स कम थे, तो वो हमारा अनफेवरेबल सिचुएशन में आ जाता है। याद नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसे और डिटेल में कवर अप करते जाएंगे। तो जब चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, कई चीज़ें हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और ये प्रॉमिस है आपको, ये आपका डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बिकॉज ये जो बीआरएस है ना, इट्स नॉट ओनली गो विथ योर कोर्स, आपके एग्जाम के साथ नहीं, आपकी पूरी लाइफ में ये चलेगा, ठीक है। तो एक बार वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं, फिर बढ़ेंगे सेशन में आगे। टू प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट,
Under this approach, the balance as per cash book, the balance as per cash book or as per passbook is the starting item. So आप जब start करेंगे calculation तो या तो आप लिखेंगे balance as per cash book या स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्यूशन को बैलेंस एज पर पासबुक. डोंट वरी, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको रिकॉल कराऊंगी. तो या तो आप इस तरीके से डिस्कस स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक के थ्रू, किसी एक तरीके से. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, सो आप कोई भी एक मोड जो आपको सूट करता है आप कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है कि आपको एज पर कैश बुक ही स्टार्ट करना है या एज पर पासबुक ही स्टार्ट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे. क्लियर? The debit balance is as per cash book means the balance of deposit held at bank. तो जब डेबिट बैलेंस की बात हुई तो इसको क्या बोला गया? डेबिट बैलेंस इज डिपॉजिट. जितना भी आपने डिपॉजिट किया हुआ है वो डेबिट बैलेंस से शो होगा. सच इज बैलेंस विल बी क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक. तो अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो पासबुक का क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, यानी रिवर्स. ठीक है, ये हमारे डिपॉजिट्स दिखाएंगे. सच अ बैलेंस एग्जिस्ट व्हेन द डिपॉजिट मेड बाय फर्म आर मोर देन विड्रॉल. यानी डिपॉजिट ज़्यादा किया गया है, विड्रॉल कम किया गया, यानी बैंक अकाउंट में अभी भी और पैसे रखे हुए हैं. ठीक है, इट इंडिकेट द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. क्लियर है? फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जहाँ पे क्रेडिट आ गया बैलेंस, भाई हमारे कैश बुक में क्रेडिट आ गया यानी आपने ज़्यादा विड्रॉल करे हैं. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इंडिकेट बैंक ओवरड्राफ्ट. रटना नहीं, समझने की कोशिश करना, नहीं तो न्यूमेरिकल में और क्लियर करवा दूंगी. ठीक है, तो जब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपने ज़्यादा विड्रॉ कर लिए हैं. इन अदर वर्ड्स द एक्सेस अमाउंट विड्रॉन, the excess amount withdrawn, आपने ज़्यादा withdraw कर लिए over the amount deposited into the bank. It is also known as unfavorable balance as per cash book और unfavorable balance as per cash passbook. ठीक है, सो ये आपके unfavorable की स्टोरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की. अब रटेंगे नहीं, मैंने फेवरेबल अनफेवरेबल आपको ऑलरेडी समझाया. कैश बुक और पासबुक दो पर्सपेक्टिव चल रहे हैं. कैश बुक का फेवरेबल कब होगा? जब डेबिट बैलेंस है, यानी आपने ज़्यादा डिपॉजिट करके रखा है, उसका रिवर्स क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का. अनफेवरेबल में हमारा कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ गया और उसका रिवर्स हो गया पासबुक. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं इस चीज़ को रट रहे होते हैं. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अभी आप स्टॉप कर दें, समझें और क्वेरी है तो उसे पूछें, क्लियर करें, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में गारंटी करती हूँ कन्फ्यूजन हो जाएगी. ठीक है, सो वी हैव 4 डिफरेंट सिचुएशंस while preparing the bank reconciliation statement. Debit balance as per cash book, agree? Debit balance as per cash book हमें given है, यानी favorable balance of the cash book given है. And balance as per passbook is to be ascertained. हमें यानी cash book का balance given है debit, हमें passbook का निकालना पड़ेगा. Clear? दूसरी situation क्या है? Credit balance है as per passbook given. ठीक है, यानी ये भी favorable हुआ. ठीक है, याद करना, रटना नहीं, समझने की कोशिश करना. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी फेवरेबल है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और हमें कैश बुक को कैलकुलेट करना होगा. थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, यानी अनफेवरेबल हमें गिवन है और हमें पासबुक का डेबिट बैलेंस निकालना पड़ेगा. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है जो कि अनफेवरेबल है, हमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस निकालना पड़ेगा. तो ये 4 तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. या तो आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, पासबुक निकालना है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, कैश बुक निकालना है, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन है, पासबुक निकालना है, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक गिवन है, निकालना है. तो ये 4 सिचुएशन है, हमें न्यूमेरिकल इन चारों में से किसी भी सिचुएशन से मिल सकती है. अगर रटते रहोगे तो सिर्फ क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है ये याद करते रह जाओगे, और अगर समझोगे तो कुछ न्यूमेरिकल के बाद, कुछ न्यूमेरिकल में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी अगर आपको, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल के बाद आपको ईजी लगने लगेगा. ठीक है, इसलिए अभी तक जितना पढ़ा, जिस भी सेशन में पढ़ा, कोई क्वेरी है तो उसे पूछ के क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले फेवरेबल बैलेंस. फेवरेबल बैलेंस यानी हमारा कैश बुक का डेबिट या पासबुक का क्रेडिट. क्लियर?
तो कैसे फॉर्मेट बनेगा, द डेट ऑन विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड रिटर्न ऑन द टॉप। तो ये पूरा फॉर्मेट इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि हम डेट सबसे टॉप पे लिखेंगे एज अ पार्ट ऑफ द हेडिंग, ठीक है। द फर्स्ट आइटम इन द स्टेटमेंट इज जनरली द बैलेंस एज शोन बाय द कैश बुक। जनरली क्या होता है, जो पहला इनिशियल स्टार्टिंग होता है वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है, बट जनरली कैश बुक रहता है। द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड आर डिडक्टेड। अब बहुत सारे हैं ना, ये लिस्ट को याद करेंगे, हम इसे नहीं करेंगे, हम इसे न्यूमेरिकल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा आप मुझसे एक बार नहीं कई बार पूछ सकते हैं, बट इसे याद नहीं करेंगे। इन्होंने बोला चेक डिपॉजिट किया बट कलेक्ट नहीं किया, मतलब फर्म ने चेक को डिपॉजिट कर दिया बट वो कलेक्ट नहीं हुआ, उसको डिडक्ट करेंगे। अब ये क्यों डिडक्ट हो रहा है, या तो आप याद कर लो या इसे आप समझ लो। समझोगे तो प्रैक्टिकल अप्रोच भी क्लियर होगी आपकी, ठीक है। ऑल द चेक्स इशूड, सारे चेक इशू कर दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी फर्म ने चेक इशू कर दी तो फर्म ने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी वो बैंक तक गया ही नहीं है। जब पासबुक अपडेट होगा, जब भी हमारे पास आएगा तब पता चलेगा, लेकिन अभी पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ कैश बुक में है, ठीक है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, अगर किसी ने अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में तो पासबुक में एंट्री है क्योंकि डिपॉजिट हो गया, लेकिन हमें कब पता चलेगा, जब हम अपडेट करा के अपने पास लेकर जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। ये क्यों ऐड हुआ, ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि अगर हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है, इसमें तो ये दिख ही नहीं रहा है ना, समझिएगा। किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में जाके, ठीक है, डिपॉजिट हो गया डायरेक्ट बैंक में, अब पासबुक में आ जाएगा, ठीक है। बैंक ने अपने पास लिख लिया कि भाई ये अमाउंट आ गई, लेकिन मुझे एक एसएससी को, एक पर्सन को नहीं पता चला। कब पता चलेगा, जब वो पासबुक अपडेट करके हम घर पे लेके आएंगे तब पता चलेगा। तो अभी तक नहीं पता है, तो कैश बुक हमारी कम दिख रही है ना, तो उसको हम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी पैसे हमारे आने, तो इसीलिए ये ऐड हुआ। तो या तो रटो या समझ लो। तो मैं इस थ्योरी को अभी रीड नहीं करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद द न्यूमेरिकल, विद द नंबर्स, ठीक है। हम नंबर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, जितने इसमें क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप इनको रीड करेंगे, कोई डाउट है उसे पूछ करके आप क्लियर करेंगे, ठीक है। It may be noted that treatment of all the items shall be reverse of the above if we adjust the passbook. So इन्होंने बस यही कैश बुक को लेकर के बताया है और पासबुक को लेकर बताया। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन रहने वाला है जिसे हम काफ़ी डिटेल में कवर अप करेंगे हमारे डिफरेंट सेशन के थ्रू, नेक्स्ट सेशन के थ्रू। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका एक सपोर्ट ये चाहिए होगा कि आपको एक होमवर्क ये करना है कि अब तक के तीनों सेशन में जितनी चीज़ें समझी हैं उसको एक बार रिवाइज करके अच्छे से अंडरस्टैंड करके आना। उसके बाद न्यूमेरिकल करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अगर बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप याद करते जाओगे, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो इतना आप होमवर्क करके आएंगे। और पासबुक आपने आई बिलीव अब तक देख लिया होगा कि कैसे होता है और कैसे अपडेट करते हैं। तो अब तक की जो जर्नी थी हमारी उसे आपने प्रैक्टिकली कनेक्ट किया होगा। सो अगर कोई क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।